बच्चों पार्टी में वापस हट गए, चलो ठीक है, हम चालू कर, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें जा, जो गोबर गैस बनाने के बाद गोबर गैस टैंक में जो बाहरी पदार्थ बच जाते हैं, क्योंकि गैस तो बंद के ऊपर निकल जाएगी, उससे तो गोबर गैस निकाल ली। अब गोबर में से हमने गोबर गैस निकालने के बाद शेष बचे बाहरी जो पदार्थ है, ठोस अपशिष्ट है, जो वो नीचे बैठ जाएंगे। कौन सी क्रिया से बैठते हैं बच्चों? अवसादन। अवसादन, हल्की चीज ऊपर आती है सस्पेंडेड और वो नीचे जाती है सेंडिमेंशन। सुने होगा आप लोगों ने, अवसादन करते हैं। जैसे हम लोग पानी से भरे गिलास में चीनी डालते हैं तो चीनी कहां पर जाती है बच्चों? नीचे। और बर्फ डालते हैं वो कहां पर आती है? नीचे से ऊपर। तो हल्की चीज ऊपर आएगी जिसकी डेंसिटी कम होगी, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे आएगी। तो वही बात है। तो डाइजेस्ट टैंक को महीने में 1-2 बार साफ करने के लिए हम, अब जो पदार्थ बच गया उसे क्या कहेंगे? इस अच्छी पदार्थ को बोलते हैं बच्चों स्लज। और स्लज अपने आप में एक अभी भी उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के खनिज तत्व। अतः स्लज को निकाल कर ट्रैक्टर आदि के द्वारा हम इसका यूज खेत में खाद के रूप में भी करते हैं। और जनरली हम लोग गोबर का यूज कैसे करते हैं बच्चों? 2 ही तरीका है। या तो गोबर को आप लोग यूं कह सकते हैं, उसकी बनट यूं कह सकते हैं कि थाप कर, क्या बनाते हैं उसको, क्या बोल, नाम मुझे नाम अभी दिमाग में निकल गया, थापड़े। थापड़े, सॉरी, थापड़े बनाते हैं। या फिर उसका यूज हम खेत में करते हैं, कंडे, उपले। क्या बोलते हैं? कंडे, हाँ उपले भी बोलते हैं। उपले, हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू, अच्छी बोलते। हाँ अब वो, अब 2 ही है। लेकिन क्या घर में जो हम गोबर हमारे खेत में या हमारे घर में जो पशु रखते हैं उनके गोबर को या आसपास के गांव के लोगों के गोबर आदि को अगर इकट्ठा करेंगे तो इससे दोहरा नहीं बल्कि बच्चों आप लोगों को 10 गुना लाभ होगा। अब आप बोल सर हाउ? तो बोलो नंबर 1 लोगों को रोजगार दे रहे हो ना अब, क्योंकि गोबर गैस संयंत्र बनाओगे तो क्या कारीगर काम नहीं करेंगे? क्या मजदूर काम नहीं करेंगे? क्या? नंबर 2, उस गोबर गैस संयंत्र को चलाने के लिए भी कम से 10-12 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। गोबर को गांवों से या दूर ढाणियों से इकट्ठा करना, ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर आना, फिर उसका स्लरी बनाना, फिर डाइजेस्ट टैंक आदि का निकास से गैस की सप्लाई करना, लोगों से बिल लेना, कनेक्शन जोड़ना, सलज की सफाई करना और खेतों में डालना। और जो गोबर गैस बनेगी उससे हम आसपास के गांवों को गोबर गैस की सप्लाई करेंगे तो क्या हमारे गांवों से लोगों का बिल नहीं आएगा क्या? क्योंकि हम उनको सीधा सीधा क्या प्रोवाइड करें बच्चों? रसोई ईंधन गैस, और वो भी कैसी? सस्ती है, उत्तम है। और सबसे अच्छी बात है बच्चों, सस्ती उत्तम तो ही बच्चों, सस्ती उत्तम तो ही, लेकिन उसके साथ साथ कैसी है? कम प्रदूषित है और खतरा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके घर के अंदर देखो, आज हम लोग कई प्रकार के बम के साथ सोते बच्चों। एवरीबडी हैव ए सेवरल टाइप ऑफ द यू कैन से बम इन आवर होम या हाउसेज। सबसे पहला बम तो इलेक्ट्रिसिटी की बात हम करें, प्रेशर कुकर है, स्टोव है, एलपीजी इज द यू कह सकते हैं सबसे बड़ा एटम बम आपके घर में हम लोग रोज रखते हैं। मोबाइल फोन आपको आप जानते ही हैं, टीवी आप लोग जानते ही, ये कब ब्लास्ट हो जाए वी डोंट नो, नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन। जैसे डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर का किसी व्यक्ति को पता है क्या कि कब बिजली गिरेगी या कब बाढ़ आएगी या कब क्या होगा? तो ये नेचुरल डिजास्टर, जब बिजली गिरने से कल हम लोग 2-3 दिन से बहुत डरे हुए हैं, आमेर में बिजली गिरी, तो वो बच्चों उनको पता थोड़ी थी वो कल आपके साथ मेरे साथ किसी साथ हो सकती है। तो वैसे ही घरों के अंदर भी हम लोगों के पास बहुत सारे बम है। ओके, तो गोबर गैस को एक बेस्ट विकल्प हो सकता है। अगर हमारे घर में गोबर गैस का संयंत्र का कनेक्शन आता है तो वो एक तो सस्ता होगा, प्रदूषित कम होगा, लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उस गोबर गैस का हम ईंधन के साथ साथ किस में उपयोग कर सकते हैं? प्रकाश या रोशनी में, लाइट जाने के बाद। बच्चों लाइट जब जाती है तो आप घरों में क्या रखते हो? आपके पास आप जानते हो चार्जेबल, यू कह सकते हैं कि चार्जेबल बैटरी रखते हैं आजकल। तो पहले चिमनी रखते थे, पहले दिया भी रखते थे। हमने खुद ने दिया दीपक का प्रयोग किया हुआ है। जब 10th-12th में, हम 10th में थे बच्चों, हम लोग 94-5 के अंदर, तो लाइट जाने पर हमारे पास विकल्प क्या होता था? आप सोच कर आसिर करेंगे नहीं, बल्कि एक दीपक होता था। और दीपक का मतलब है एक दिया, और उसके अंदर हम क्या करते थे कि कैसे तेल जो भी हमारे घरों सर वो डालकर उससे भी हम लोग स्टडी किया करते थे। चिमनी भी पड़े हुए, चिमनी से प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था। ओके, और वो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि इतने परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब धीरे धीरे हमारे घरों में यू कह सकते लालटेन भी आई है, फिर आप लोग जानते हैं कि मोमबत्ती भी आई है, अब तो जानते हम लोग चार्जेबल लाइट आ गई, सोलर लाइट आ गई, सब जानते हैं। तो ये हमारा बहुत विकल्प है। तो गोबर गैस रोशनी और प्रकाश में भी एक उत्तम विकल्प है,
इसका उपयोग करके हम लोग हमारे घर में लाइट जाने के बाद एक ल्यूमिनियस का यूज भी इसका कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ल्यूमिनियस यानी प्रकाश का स्रोत भी कर। तो ये मैंने पूरा इसका गोबर गैस संयंत्र का वर्णन कर दिया और गोबर गैस बनाने की विधि का वर्णन भी कर दिया। सर्वप्रथम स्लरी टैंक में गोबर आदि अपशिष्ट पदार्थ को आदि मिला स्लरी तैयार करते हैं। स्लरी को एक विशेष प्रकार के निकास या विशेष प्रकार प्रवेश पाइप द्वारा डाइजेस्टर टैंक में भरते हैं और डाइजेस्टर टैंक में ये नहीं आज भरा कल छोड़ा, रेगुलर प्रोसेस चलता है बच्चों। ये प्रोसेस कैसा बच्चों, रेगुलर। जैसे हम लोग मोटर चलाकर हमारे रसोई आदि टैंक को भरते हैं, खाली होता है, भरते हैं, खाली होता है, वो चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर टैंक में क्या होगा, गोबर गैस बनेगी, मेथेन CO2, वो हल्की होने से डाइजेस्टर टैंक के ऊपर गैस होल्डर में इकट्ठी हो जाएगी और धीरे धीरे गैस होल्डर ऊपर उठेगा जैसे गैस भरेगी। ओके, और गोबर गैस टैंक से इसका निकास कर, बच्चों दिख रहा होगा आपको सबको, ये ऊपर दिख रहा होगा आपको, ये निकास पाइप है। ओके, अगर नहीं दिख रहा, निकास पाइप से हम इसकी सप्लाई क्या कर दी आसपास के घरों में, गाँव में। ओके, फिर गोबर गैस संयंत्र के बाद शेष बची बाहरी अशुद्धि ठोस मैटर जो बच जाता है उसे हम स्लज बोलते हैं। तो आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, स्लरी किसे कहते हैं, स्लज किसे कहते हैं, डाइजेस्टर टैंक किसे कहते हैं, गैस होल्डर किसे कहते हैं, सारी परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ओके, अब ये अलग बात है कि मैं चेक नहीं कर पा रहा, लेकिन बच्चों आपको ध्यान है कि कभी तो मिलेंगे और आप चलो ठीक है मेरे डर से काम मत कीजिए। लेकिन मैंने लेसन नंबर 8 में मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया था बच्चों, ध्यान, अनुशासन कहा था ना नशीले पदार्थों के लिए। तो नशीले पदार्थों के अनुशासन जरूरत नहीं पड़ता है। अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी आवश्यकता हमें पग पग पर पड़ेगी, बल्कि स्टेप बाय स्टेप वी नीड ए सेल्फ डिसिप्लिन। ये ध्यान दो। तो आप अपने डिसिप्लिन रखो, रेगुलर स्टडी करो, रोज नोट्स बनाओ, रोज तैयारी करो। प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन बना के मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पर, ठीक है। अगर मुझे उनका आंसर आएगा तो मैं भेज दूंगा और नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा, ये हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाकर भेजिए, मैं उनका आंसर दूंगा आपको, ठीक है। नहीं दूंगा तो मैं प्रयास करके दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है बच्चों। तो आप समझ रहे होंगे मैं जो क्या बता रहा हूं। अच्छा, ये हो गया, इसको सलज कहते हैं। अब सलज को इकट्ठा कर बाहर निकालने के बाद में इसको बाहर निकाल लिया और सलज का प्रयोग हम सीधा कहां करें बच्चों, खेत में कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं, खेत। और किस में करते हैं, खेत में इसका यूज खाद का। क्यों करते हैं, क्योंकि सलज में बच्चों प्रमुख रूप से क्या है, कौन सा खनिज तत्व है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ये तीनों वो खनिज तत्व हैं जो पादप और आपकी मृदा की उर्वर और उपजाऊ क्षमता के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए हम खेत में पादप की वृद्धि को बढ़ाने के लिए क्या डालते हैं बच्चों, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, कंपोस्ट, कई प्रकार फर्टिलाइजर you have used in your field या एग्रीकल्चर, बट वी डोंट नो अबाउट देम। हम उनके बारे जानते नहीं है, हम जानते नहीं सर, लेकिन हम जानते हैं यूरिया का, हम सब जानते हैं। तो यूरिया का यूज खेत में क्यों करते हो, ये हमारा अगला पॉइंट होगा, कल पढ़ाऊंगा मैं। यूरिया का आपको फायदा की नुकसान कल पढ़ेंगे, क्योंकि यूरिया कौन है, एक रासायनिक उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक हानिकारक होते हैं। अतः इनकी जगह खेती में रासायनिक उर्वरक की जगह में किसका प्रयोग करना चाहिए, जैव उर्वरक का, जो कल पढ़ेंगे। और जैव उर्वरक क्या होंगे, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सूक्ष्म जीव जो मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और मृदा और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। और यूरिया कौन है, DAP कौन है, फोरेट कौन है, ये कौन है बच्चों, रासायनिक। और रासायनिक उर्वरक, क्योंकि खेत में हम क्या डालते हैं, जो बीज रासायनिक उर्वरक डालते हैं, रासायनिक कीटनाशी, रासायनिक पीड़कनाशी, रासायनिक जीवाणुनाशी, रासायनिक फफूंदनाशी। क्योंकि हमारी फसल को भी कई प्रकार के रोग होते हैं, बैक्टीरिया से, फंगस से, शैवाल से, जीवाणु से, कीट से। तो इनकी रोकथाम के लिए हम तरह तरह के बच्चों रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं बैक्टीरियासाइड, पेस्टिसाइड। सुना पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। अरे बच्चों करते हैं, आप अपने पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, खेत में करते हैं। और वही पेस्टिसाइड से निर्मित साग सब्जी को हम लोग हमारे घर में खाते हैं। इसे देखा होगा कि आप अपने घर में जब भी कोई ताजा फ्रूट लेके आते हैं मंडी या बाजार से, तो देखो कि उनके ऊपर व्हाइट लेयर आती है। तो व्हाइट लेयर क्या है, यस सर, पेस्टिसाइड है। वो कृत्रिम हार्मोन से जो फल को पकाने में यूज आते हैं। और आप उनको कितना रिंच कर लो, धो लो, व्हाइट लेयर जाती नहीं है। खास तो अंगूर खाइए आप, यस सर। तो वो क्या सर,
वो सब के सब पेस्टिसाइड। इसलिए मैं बोलूंगा फल सब्जी आदि जब भी आपके घर में आए तो कम से कम उससे आप लोग 2 से 3 मिनट अपने वार्म पानी में रखें और साफ करके ही खाएं। ये थोड़ा ध्यान दें। तो इसका मिसयूज हम कल पढ़ेंगे कि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियासाइड, फंगससाइड, समझ आ रहा है ये क्या, और इनका यूज कहां करते हैं? हम खेत में करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, यू फ्रूटिंग में करते हैं, बागवानी में करते हैं, और इसका यूज आप देख पा रहे हैं हमारे सामने। ओके, क्योंकि आज तरह तरह के डिजीज से अगर हम ग्रसित हैं, प्रकृति, मृदा, मवेशी, जंतु सबके सब क्या आज इनके उपयोग से प्रभावित है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो इनका विकल्प क्या है बच्चों? जैव उर्वरक, जैव पीड़कनाशी, जैव कीटनाशी। अब आप बोलो सर कौन है, तो मैं कल बात करूंगा। आप खेत में यूरिया क्यों डालते हैं बच्चों? आप बता सकते हैं कि बरसात का पानी लगते ही फसल खिलखिला जाती है, पेड़ आपके खिल जाते हैं, कोई बता सकता है क्या कारण है? बरसात के वर्षा पानी में अम्ल होता है। कोई बता सकता है कि बरसात का पानी लगते हैं आपकी फसल, आपके पेड़ पौधे जो घर में आपने लगा रखे हैं, आप अपने स्कूल में आप देखिए अभी इतना और तो देखते हूँ, हर साल देखते हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। हर साल आपने देखा होगा बच्चों, आपके गार्डन के अंदर, आपके बगीचे में, आपके जो पेड़ हैं वो एक ऑटोमेटिकली बरसात के 2-3-4 महीने के पीरियड में पूरा का पूरा आपका एरिया जो बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। और ये आपके स्कूल का सबसे प्लस पॉइंट है, सामने की 2 पहाड़ियां, आपका गार्डन, आसपास पुल, तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो कोई बता सकता है कि क्या कारण है? सर क्योंकि वर्षा का पानी ना साफ होता है। हाँ, तो वर्षा पानी में क्या है? अम्ल नहीं, बरसात के पानी में बच्चों नाइट्रेट और नाइट्राइट है, और बरसात के पानी के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रेट और नाइट्राइट गुण है, ये समझो। और नाइट्रोजन पादप की किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि। और आप जानते हैं नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। तो जैसे हमारे पादपों की वृद्धि के लिए प्रोटीन चाहिए ना, वैसे ही नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो किसी पादप की वृद्धि के लिए सबसे पहले किसान कौन सा उर्वरक खेत में डालता है? व्हाइट व्हाइट पता ही नहीं है, यूरिया। तो यूरिया क्या है? रासायनिक उर्वरक है नाइट्रोजन का। अरे नालायको, तुम लोग करना क्या चाह रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं इसका। NH2 C डबल बॉन्ड, ये किसका फार्मूला है? नाइट्रोजन। और इसमें 46% क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन किस फॉर्म में होती है? नाइट्रेट। पादप किसी भी तत्व को उदासीन अवस्था में एब्जॉर्ब नहीं करता, कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? आयन। कौन सी फॉर्म में करेगा? सर वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही क्या आवाज? आवाज आ रही? कार्तिका सुन रहे हो क्या बच्चों? आवाज आ रही सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ज्यादा लंबा मत, आप इसमें बहुत लंबा जाने का हो सकता नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट इसको खत्म कर रहे हैं। अब मैं आपको ये कहकर इस क्लास को विराम दे रहा हूं, लेकिन पहले सुनो, इस क्लास को खत्म करने से पहले आप बंद मत करना बच्चों, भी लीव मत करना। अभी आज का पॉइंट इतना ही है। कल मैं आपको जो उर्वरक समझाऊंगा ना, तब का पॉइंट आएगा। कल हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीवों का अभी किसमें यूज किया? गोबर गैस बनाने में, घरेलू उत्पाद बनाने में, औद्योगिक उत्पाद बनाने में, एंजाइम बनाने में, कार्बनिक अम्ल बनाने में, और कई प्रकार के यूं कह सकते हैं औषधियां बनाने। पढ़ लिया? आज पढ़ लिया हमने गोबर गैस में। और गोबर गैस बनाने में हम किसका उपयोग कर रहे हैं? गोबर का कर रहे हैं, वी नो। बट बच्चों आप ये भी जानो, आप इसको समझें कि गोबर को सड़ाने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव है? मेथेनोजन। इसीलिए तो इसको हम पढ़ रहे हैं। ओके। और इसी प्रकार खेती में हम कई प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक पीड़कनाशक, रासायनिक फफूंदनाशक, इंग्लिश में बोलते बच्चों फंगीसाइड। फंगीसाइड का अर्थ है मारक। बैक्टीरिया साइड, बैक्टीरिया मतलब हिंदी बोलो जीवाणु नाशक। इंसेक्टिसाइड कीटनाशक। पेस्टिसाइड, पेस्ट प्लस साइड, पेस्ट यानी बड़े जंतु जैसे दीमक, कॉकरोच, गिलहरी, चूहे जो आपकी फसल नुकसान करते हैं, उनको भी बचाने का हम कई, टिड्डी, इसके कई प्रकार छिड़काव करते हैं, उसका नाम क्या? पेस्टिसाइड। नाम तो चलो एक नाम बोल रहा हूं आपको, एल्ड्रीन। सुना सबने? अरे एल्ड्रीन का नाम सुना क्या?
यस सर। बस यस सर। एल्ड्रीन है, डीडीटी का नाम सुना, डीडीटी, गैमेक्सिन, बीएससी, ये सब के सब कौन है बच्चों? सब के सब जहर हैं। और इन जहर का प्रयोग कहाँ करते हैं? हमें खेत में करते हैं। किसके लिए? फसल की वृद्धि के लिए, फसल को कीड़े मकोड़ों आदि बचाने के लिए। क्या उन्होंने घर में मच्छर को भगाने के लिए कई प्रकार के मॉस्किटो किट लगाते हैं क्या? ऑल आउट लगाते हैं ना? यस सर। अब की सब कौन है? इंसेक्टिसाइड है, आप खुद ही यूज कर रहे हैं। आप उन्हें घर के अंदर पोछा नहीं लगा फिनाइल का लगाते हैं, तो वो क्या है? वो सब का सब वो केमिकल है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपकी बॉडी पर। बर्तन किससे? साबुन से, साबुन से। उसी प्रकार से आपका सिंक है, उसको किससे साफ करते हो? साबुन से, जिसको आप लोग अपने पास अलग अलग नाम, उसका नाम दो, क्या बोलते हो उसको हम लोग? कहीं पर मुझे नाम ये याद नहीं आ रहा। टॉयलेट साफ करने के लिए हार्पिक है, यूज करते हो ना? तो ये सब के सब कौन है? केमिकल्स है। इन केमिकल का आप अपने घर के अंदर कई प्रकार के स्प्रे करते हो, कई प्रकार का पोछा लगाते हो, कई प्रकार के साबुन का प्रयोग कर बर्तन साफ करते हो, ग्लास साफ करते हो, तो पूरा का पूरा लाइफ किससे गिरी हुई है? केमिकल्स। साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड भी है क्या? सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना उसमें, जो अभी यूज करें हम लोग कोरोना में। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड कौन है? एक यू कह सकते पॉइजन है। तो कुल मिलाकर खेती में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं। वो रासायनिक पदार्थ सब के सब हमारी मृदा, हमारी फसल, हमारे मवेशी और मानव और हमारे कृषि पेड़ पौधों को सीधा इफेक्ट करते हैं। और वो अंततः वो सारे पदार्थ इसमें पूछ रहे हैं हमारे शरीर में खाद्य श्रृंखला के द्वारा, जो कल पढ़ेंगे। आज इसको खत्म कर रहा हूं। आज तुम लोगों का, आज तो इतना कर लीजिए। अब लास्ट में फाइनल इसको मैं खत्म कर रहा हूं कि गोबर गैस से शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। क्या स्लज खेत में उपयोगी है? हाँ। तो देखा कि गोबर का वैसे जनरली हम लोग कैसे यूज करते हैं? खेत में करते हैं। और गोबर गैस बनाने तो यूज करेंगे, तो उसका उपयोग लोगों को रोजगार देने में किया, प्रदूषण को बचाया, एक अच्छा ईंधन प्राप्त किया। इस ईंधन का प्रयोग खेती में, अपने रसोई में, साथ साथ प्रकाश के रूप में भी कर सकते हैं। क्या गोबर गैस को किसी चिमनी में या किसी उपकरण में भरकर कैसे फ्लेम या कोई लाइट जला सकते हैं क्या? हाँ, जला सकते हैं ना। अरे केरोसिन का उपयोग दो में करते हो ना, केरोसिन आप स्टोव में भी डालते हो और केरोसिन चिमनी में डालते हो। तो वैसे इसका प्रयोग, इस गैस का प्रयोग भी दो में कर सकते हो। सस्ता है, नवीनीकरण है, कम प्रदूषित है, और सबसे बड़ी बात है नवीनीकरण है, और सबसे बड़ी बात है कम घातक है। और दूसरा, इससे शेष बचे स्लज का प्रयोग खेती में करते हैं, क्योंकि उसमें कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं, खासतौर पर कौन सा? NPK। और अभी बताया बच्चा मैंने आपको कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%, लेकिन वायुमंडल में नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में है? गैस। और कोई भी प्लांट वायुमंडल की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो किसी भी पादप को नाइट्रोजन तत्व की कभी कमी पड़ती नहीं और उसकी ग्रोथ हो जाती, क्योंकि नाइट्रोजन एक वो तत्व है जो फसल और पादप की ग्रोथ के लिए चाहिए, ग्रोथ। तभी तो कह रहा हूं। और प्रकृति में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन बच्चों पादपों के लिए अनुपयोगी है। ठीक है। अभी सोनाक्षी ने भेजा कि सर ये नंबर ऐड कर देना, तो बड़ा ये नंबर आप मेरे ग्रुप पर डालना, अभी याद नहीं रहेगा। सोनाक्षी आप ये नंबर मेरे को व्हाट्सएप पर डाल दो, मैं ऐड कर दूंगा उसको। ठीक है, तो अब ध्यान दो आप आगे। ओके, आगे सुनो। अब मेरे बात सुन रहे हो, समझ में आ रहा होगा। तो ये गोबर गैस का मैंने महत्व बता दिया। और गोबर नाइट्रोजन की पूर्ति सलज से हो रही है। और गोबर हम खेत में क्यों डालते हैं? कोई नाइट्रोजन मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, खेत को या मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए, और ताकि फसल का उत्पादन बढ़े। क्योंकि फसल तत्व कहां से लेगा? मृदा से। और मृदा में तत्व है क्या? हाँ। और नहीं है तो हम डालते ऊपर से। क्या किसान अपने खेत में कई प्रकार के खनिज तत्व डालता है क्या? हाँ बच्चों, हाँ। और उसके लिए किसका यूज करता है? खाद का, कंपोस्ट का, गोबर का, या फिर किसका? उर्वरक, जो कौन है? रासायनिक, जैसे यूरिया, DAP, कंपोस्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये कई प्रकार के हैं। ठीक है। सल्फर, जिप्सम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये किसान खेत में प्रोवाइड करता है अपनी फसल के लिए। अब तो कल बात करेंगे।
ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। और इसका सिलेबस मैंने बता दिया आपका कि जो आपका दोनों चैप्टर जो चल रहा है वो पूरा, और वो 8वां चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू। यस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, ठीक है, थैंक यू।